तो आइए दोस्तों फिर से क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को हम सिंधु सभ्यता, पाषाण काल, ये सब सारे चीज़ हमने पढ़ा दिया था। जैसे आपको इतिहास में आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ा दिए थे। उसके बाद आपको आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा दिए थे। आदि ऐतिहासिक काल आपको हम बता दिए थे। इसमें हो गया इतिहास। इस इतिहास में आपको हम प्राक ऐतिहासिक काल बता दिए थे। उसके बाद आपको हम आदि ऐतिहासिक बता दिए थे। आपको हम ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आपको हम ये बता दिए थे, प्राक इतिहास बता दिए थे, जिसमें आपको पाषाण काल के बारे में पढ़ना था। पाषाण काल के बारे में आपको हम बताए थे। इसमें आपको फिर आपको हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसको हम बताए थे। हम सिंधु सभ्यता के बारे में आपको हम बता दिए थे। उसके बाद आपको हम ये पढ़ा रहे थे। तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये आपका 2500 से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के ये आपको 1750 तक चला था। कितना चला था? 1750 बीसी तक। इसके जो बीच का जो काल होता है, इसके जो बीच का जो काल बच गया ये वाला, इसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं। तो ट्रांजिशन फेज क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो आपको 1750 में जाकर के ही समाप्त हो रहा है। उसके बाद आपको ऐतिहासिक काल में जाइएगा तो आपको वैदिक काल आपको हम बताना था। आपको वैदिक काल आपको बताना था। इस वैदिक काल में देखिएगा आपको तो 1500 बीसी में शुरू होता है। 1500 बीसी शुरू होकर के ये आपको 600 बीसी तक चले गए हैं वैदिक काल। ये जो बच गया बीच का 1750 से 15 यानी 200, ये जो हो गया 250 साल गैप हो गया आपको। इसमें 250 साल क्या हो गया, इसमें आपको गैप आ जा रहा है ना। इसी को यही 250 साल जो है, इसी को हम लोग ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ठीक है, इस ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, कोई भी सभ्यता जब समाप्त होता है, क्या ऐसे ही समाप्त हो जाता है? नहीं, उसमें समय लगता है। उसको उठने में फिर से आपको काफ़ी समय लग जाता है। तो सिंधु सभ्यता जब खत्म हो गया था तो आपको वैदिक सभ्यता जब आया, इसमें वैदिक काल आपको आया इसमें, तो वैदिक काल आने में आपको 250 साल लगभग लग गया। वही 250 साल को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिशन का फेज कहेंगे। तो आगे आपको क्लास पढ़ना है ऐतिहासिक काल में वैदिक काल। तो प्राक इतिहास आपको आदि ऐतिहासिक ये बता दिए थे। आपको ऐतिहासिक काल में बहुत सारा चीज़ बता दिए थे, जैसे वेद के बारे में, उपनिषद, महाभारत, पुराण, ये सब सारे चीज़ हमको इसमें हम बता दिए थे। उसमें आपको वैदिक काल आपको पढ़ाना था। तो वैदिक काल हमको कैसे क्यों कहेंगे? क्योंकि वैदिक काल में बहुत सारे वेदों का रचना हुआ था, इसीलिए हम वैदिक काल भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जैसे इसका धीरे धीरे क्या हो गया, सिंधु सभ्यता धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया। बाढ़ का कारण था, महामारी, ऐसा बीमारी चला था महामारी, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। पानी के कारण हो गया। बहुत जगह लोग कहता है जब बाढ़ आया और सब दह गया, खत्म हो गया। क्या ये खत्म हो गया तो स्वतः ऑटोमेटिक समाप्त हो गया? नहीं, इसको खत्म होने में समय लगा और इसको पुनः उत्थान होने में समय लगा। उसी उत्थान का जो काल है 250 साल, इसी को हम लोग ट्रांजिशन का फेज कहेंगे। तो आगे हमको क्या पढ़ना है? वैदिक काल। कर लीजिए इतना पहले।
तारिये इतना। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, तो आपको पहले पढ़ना है इसमें वैदिक काल। क्या पढ़ना है? वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है। जब वैदिक काल हम लोग खत्म कर लेंगे, वैदिक काल जब खत्म कर लेंगे हम लोग, तो महाजनपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद। महाजनपद, ठीक है। महाजनपद के जब महाजनपद हम लोग पढ़ लेंगे, महाजनपद जब हम लोग पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आक्रमण के काल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आक्रमण का काल। आक्रमण का काल पढ़ना है। फिर आक्रमण जब खत्म कर लेंगे हम लोग, उसके बाद आपको पढ़ना है गुप्त काल। उसके बाद आपको पढ़ना है वर्धन काल। वर्धन काल। वर्धन काल जब फिर पढ़ लेंगे हम लोग, वर्धन काल जब हम लोग पढ़ लेंगे, तो आपको पढ़ना है राजपूत काल। राजपूत काल जब खत्म हो जाएगा, फिर आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जब खत्म हो जाएगा, ये दिल्ली सल्तनत जब आपको खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर पढ़ना है मुगल काल। मुगल काल, ठीक है। मुगल काल जब हम लोग खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेज, ठीक है दोस्तों। और अंग्रेज जब आ गए थे, अंग्रेज के बाद कौन आया था? मशरूम लोग। मशरूम किसको कहेंगे? तो मशरूम हम कहेंगे नेता सबको, जब हमारे देश पर ये शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। कौन? मशरूम। मशरूम खाने का सेंस है जो नेता लोग, नेता लोग, ठीक है। तो शुरू से हमारे भारत पर, हमारे देश पर किसका पहले शासन हुआ? पहले वैदिक काल चला, उसके बाद महाजनपद काल चला, उसके बाद ये खत्म हो गया तो आक्रमण का काल शुरू हो गया। ये खत्म हुआ तो मतलब गुप्त काल आया। गुप्त काल के बाद आ गया वर्धन काल। वर्धन काल खत्म हो गया तो राजपूत का काल। राजपूत के बाद दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल, और मुगल के बाद अंग्रेज। तो ऐसे करके सारे चैप्टर हमको पढ़ते जाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या? वैदिक काल। वैदिक काल ना उतार लीजिए पहले आप लोग। ये आपको सिलेबस में आपको इतना सारा चीज़ आपको पढ़ते हुए जाना है। इतना चीज़ आपको, यही आपको इसमें करना है। तो देखिए, तो वैदिक काल इसको क्यों कहेंगे? वैदिक काल में बहुत सारे वेदों का रचना हुआ था, इसलिए इसको हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में क्या हुआ था? वैदिक काल में बहुत सारे वेदों का रचना हुआ था, इसलिए इसको हम वैदिक काल कहेंगे। जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये सब क्या हुआ? यही सारे वेद थे जिसको रचना हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? वैदिक काल। तो हेडिंग क्या देंगे? वैदिक काल। हेडिंग में देंगे वैदिक काल। वैदिक काल। हेडिंग क्या देंगे? वैदिक काल। हेडिंग दीजिए आप लोग। हेडिंग में क्या देंगे? वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल हम लोग क्यों कहेंगे? क्योंकि वैदिक काल में बहुत सारे वेदों का रचना हुआ था, इसलिए इसको हम बोलते हैं वैदिक काल।
जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हुआ। इस सब वेदों का रचना किसमें हुआ था? वैदिक काल में। इसीलिए इसको हम वैदिक काल बोलते हैं। देखिए, तो ये वैदिक काल जो था, इसमें भी हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भाग में बांटेंगे। एक इसमें था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ये वो क्या था? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था? ऋग वैदिक काल में 3 गो वेद का रचना हुआ था। ऋग वैदिक काल में 3 गो वेद का रचना हुआ था, इसलिए इसको हम लोग वेद त्रय भी कहते हैं। ऋग वैदिक काल में कितना वेद का रचना हुआ था? 3 गो, इसलिए इसको हम लोग वेद त्रय भी कहते हैं। इसको हम लोग किस में रखेंगे? वेद त्रय में। जैसे ऋग वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, साम वेद हो गया। 3 गो वेद की इसमें रचना हुआ था, इसलिए इसको हम लोग वेद त्रय कहते हैं। बाद में जाके उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो एक अर्थरवेद की रचना हुआ था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाद का वेद। अर्थरवेद की हम लोग उत्तर वैदिक काल में इसका रचना होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाद का वेद। तो सबसे बाद का वेद उसमें था अर्थरवेद। ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में लिखेंगे, ऋग वैदिक काल में हम लिखेंगे इसमें 3 वेदों की रचना किया गया। हाँ, इसलिए इसे वेद त्रय भी कहते हैं। वेद त्रय भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वेद त्रय भी कहते हैं। तो ऋग वैदिक काल में दोस्तों 3 वो वेद का रचना हुआ था, इसलिए इसको हम लोग वेद त्रय भी कहते हैं। और जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो इसमें आपको अर्थरवेद का रचना हुआ था, इसलिए अर्थरवेद को बाद का वेद भी कहा जाता है। प्राचीन वेद हमारा जैसे ऋग वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और इस तीनों में प्राचीन कहे तो ऋग्वेद है। ये लिखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल। तो वैदिक काल में हमने क्या देखा? पहले हमने देखा ऋग वैदिक काल। एक नंबर में क्या देखा? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। और दूसरा में हम लोगों ने क्या देखा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल दोस्तों हम लोग देखेंगे, वैदिक काल जो देखेंगे ये 1500 से शुरू होकर के 1500 बीसी से शुरू होकर के ये 600 बीसी तक आपका चलेगा। 1500 लेकर के 600 बीसी तक ये चलेगा। खास करके ऋग वैदिक काल देखेंगे तो 1500 से शुरू होकर के 1000 ईस्वी तक आएगा। क्या तक आएगा? 1000 तक। 1500 से शुरू होकर के 1000 बीसी तक ये आएगा। ये उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो आपका 1000 से शुरू होकर के आपका ये 1000 बीसी से शुरू होकर के आपका ये 600 बीसी तक आएगा। तो दोस्तों ये देखेंगे हम लोग ऋग वैदिक काल जिस समय आ रहा था या वैदिक काल आ रहा था, इस समय जैसे सिंधु सभ्यता की जब पतन हो गया था, सिंधु सभ्यता का जब 1750 में पतन हो गया था, तो बीच का जो काल बच गया था, जैसे तो 1500 से शुरू हो गया और सिंधु सभ्यता हमारा खत्म कब हो रहा है? 1750 में। 1750 बीसी में खत्म हो गया। जबकि वैदिक काल जो हमारा कब आ रहा है? ये आ रहा है आपको 1500 बीसी में, यानी बीच का 250 साल बच जाता है। बीच का 250 साल जो बच जा रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन का फेज। ट्रांजिशन का फेज। जैसे कोई भी सभ्यता जब पतन हो जाता है सभ्यता का, तो उसको उत्थान होने में समय लगता है, उसी समय को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन का फेज। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे ऋग वैदिक काल। दोस्तों ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था, उस समय वर्ण व्यवस्था था। उस समय क्या था, वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। उस समय वर्ण व्यवस्था कैसा प्रचलित था, जैसे ये हो गया इस शेप में, जैसे हो गया ब्राह्मण, क्या हुआ ब्राह्मण, उसके बाद था क्षत्रिय, उसके नीचे था वैश्य, और सबसे नीचे था शूद्र। ऋग वैदिक काल में दोस्तों, ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था, उस समय के जो लोग थे, वैदिक काल के जो लोग थे, वो वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में उन्होंने बांट दिया था, और सबसे ऊपर रखा था गॉड को। किसको रखा था, गॉड को, ठीक है। और इसमें ब्राह्मण लोग जो इसमें थे, ये बोलते थे जो हम लोग गॉड का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी भगवान के स्थान किसी का है तो है ब्राह्मण का। इन लोगों ने कहा जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण लोग जो है ये गॉड के मुख से पैदा लेते हैं, यानी ब्रह्मा के मुख से पैदा लेते हैं। और क्षत्रिय के बारे में कहा जो भुजा से पैदा लेते हैं, और वैश्य को कहा जो जंघा से पैदा लेते हैं, और शूद्र को कहा से पैर से पैदा लेते हैं। तो देखिए ऋग वैदिक काल में लोग आए कहाँ से थे, ये सवाल है। आखिर इस तरह से हमारे देश में 4 वर्णों में लोग बांटा, तो कहाँ से लोग आए थे। तो उस समय दोस्तों जब था ये ब्राह्मा से जो आए थे, बोलते थे मुख से पैदा लिया है, और शूद्र जो थे, तो शूद्र जो कहा जाता है ये मूल निवासी यहीं के था। है कहाँ के था, ये मूल निवासी यहीं का था। आइए उसके भी बात बताते हैं इसके बारे में। देखिए ये है आपका मध्य एशिया, मध्य एशिया, ठीक है। ठीक है, ये आपका मध्य एशिया है। ये क्षेत्र जो था, यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका हरियाणा का। किसका क्षेत्र है, ये हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा, है ना। और हरियाणा के क्षेत्र में उस समय तो मध्य एशिया के कुछ लोग यहाँ आए थे, ठीक है। और इसी हरियाणा को उस समय सप्त संधव प्रदेश भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सप्त संधव प्रदेश, सप्त संधव प्रदेश, मतलब उस समय हरियाणा को ही सप्त संधव प्रदेश बोला जाता था। तो मध्य एशिया से कौन सा लोग आए थे, आर्य लोग आए थे यहाँ, आर्य लोग, ठीक है। तो मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे, ये कहाँ पे आए थे, ये डायरेक्ट ही हरियाणा में आए थे। हरियाणा में लोग आए थे चरागाह के तलाश में, यहाँ चरागाह के तलाश में आए थे। और यहाँ से देखा जो भारत में ही यहाँ शासन करना बहुत आसान है, तो इन लोगों ने चरागाह के तलाश तो करवे किया, और आ करके हरियाणा में लोग बस गए। हरियाणा में बस गए तो क्या किए, हरियाणा को उस समय सप्तसंधव प्रदेश बोला जाता था, और सप्तसंधव प्रदेश में लोग बस गए पहले ही। इन लोगों को संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज था। ये मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे, इनको संस्कृत का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। अब इन लोगों ने कहा जो संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत जो हमारा भाषा है, ये गॉड को डायरेक्ट जोड़ता है हमारे हमसे। आर्य लोग जो बोला जो गॉड को, भगवान के हमसे डायरेक्ट जोड़ता है हमको, इसलिए संस्कृत अच्छा भाषा है, सबको संस्कृत बोलना चाहिए। तो लोग मध्य एशिया से आए थे, इनको संस्कृत का अच्छा नॉलेज था। और जो भारत के निवासी मूल निवासी थे, इनको संस्कृत के नॉलेज नहीं था, संस्कृत के बारे में ये लोग कुछ बिल्कुल नहीं जानते थे, बिल्कुल जीरो थे। उस कारण इन लोगों ने क्या कहा, जो लोग संस्कृत जो बोलते हैं वो भगवान का प्रतिनिधि है, वो सबसे बड़ा है। जिनको संस्कृत नहीं आता है वो निम्न है। क्या बोला, वो निम्न है, निम्न जाति नहीं बोला, सोचे बोला जो निम्न है, निम्न है या फिर अनार्य है। ये आर्य बोलते थे, और यहाँ के मूल निवासी को ये लोग आर्य लोग अनार्य बोलते थे। क्या बोलते थे, एक शब्द इन्होंने रखा अनार्य, अनार्य, अनार शब्द के या निम्न शब्द का प्रयोग किया था इन लोगों ने, निम्न। यहाँ के मूल निवासियों के लोग निम्न शब्द के प्रयोग किया था। जैसे यहाँ रहते थे द्रविड़ लोग, रहते दक्षिण में लोग द्रविड़ लोग, ठीक है।
और यहाँ पे आदिवासी या मूल निवासी रहते थे। इस साइड में आदिवासी लोग रहते थे। ठीक है, हाँ कहिए मूल निवासी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये लोग तो पहले ही बाहर से आए थे मध्य एशिया से, और यहाँ जो हरियाणा में सब संघ प्रदेश था उसमें आके जब बस गए तो यहाँ के जो मूल निवासी था द्रविड़ लोग, आदिवासी लोग, इनको ही लोगों ने कहा जे लोग निम्न है। निम्न क्यों, किस आधार पे बोला, क्योंकि इनको संस्कृत का नॉलेज नहीं था, संस्कृत बोलना ये लोग नहीं जानते थे। और ये लोग डायरेक्ट कहा जो संस्कृत है जो हमको भगवान से जोड़ता है संस्कृत भाषा। इसलिए उस समय लोग क्या कितना जाति बांटा, वर्ण की बात करें तो वर्ण इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में बांटा था, लेकिन केवल ये अनार्य और निम्न जाति का है। तो ये ऋग वैदिक काल की घटना है। जब उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे तो यही लोग कहा जाति को हम लोग वर्ण व्यवस्था जो था ये लोग पहले ये जाति के आधार पर बांट दिया, पहले वंश के आधार पर बांट दिया। पहले क्या था व्यवस्था, पहले जो था ये व्यवस्था कर्म के आधार पर था, और जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो ये व्यवस्था वंश के आधार पर हो गया। तो ऋग वैदिक काल में क्या हम लोग कहा था, ऋग वैदिक काल में कहा गया था जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसका जाति होगा। जैसे कोई डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर के बेटा अगर मानिए कोई दुकानदारी के काम करता है या कुछ व्यापारी के काम करता है तो व्यवसायी के कार्य करता है तो व्यापारी वर्ग हो गया, उसका कोई जाति नहीं, उसका वर्ग हो गया व्यापारी। और कोई मान के चलिए किसी का दुकान है, व्यापारी वर्ग में आ गए, और उनका बेटा मानिए जो ग्वाला का काम, दूध का काम करता है तो हो गया ग्वाला। यानी उसमें देख रहे हैं, उसमें जाति जो हमारा निर्धारित हो रहा है वो कर्म के आधार से हो रहा है, जो जैसा कर्म करेगा उससे उसको जाति हो रहा है। देखिए जैसे उत्तर वैदिक काल आ गया दोस्तों तो उसमें जाति हमारा जो हो गया वो कैसा हो गया, वंश के आधार पर हो गया। हम जो जाति में है अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो ही उसका जाति हो गया, वंश के आधार पर निर्धारित हो गया। ठीक है, अब देखिए हरियाणा के क्षेत्र में ये सप्त संधव प्रदेश है ना, इस सप्त संधव प्रदेश अब कहेंगे क्यों कहेंगे, तो सप्त संधव प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि सप्त संधव प्रदेश में 7 गो नदियां यहाँ हैं। हरियाणा के क्षेत्र में अभी भी है, 7 गो नदियां होने के कारण इसको सप्त संधव प्रदेश भी कहते हैं। 7 गो नदियां होने के कारण इसको हम लोग सप्त संधव प्रदेश भी कहते हैं। तो 7 गो नदियां कौन कौन था, जैसे उस समय घग्गर नदी था, वहाँ क्या था, सब संधव प्रदेश में घग्गर नदी, घग्गर नदी था। उसके बाद बात करें सतलज था, वहाँ घग्गर था, सिंधु भी था वहाँ, उसके बाद झेलम था, उसके बाद चिनाब नदी वहीं था, उसके बाद रावी नदी वहीं था, उसके बाद ब्यास नदी वहाँ पे था, उसके बाद सतलज नदी। देखिए कुल मिला के 7 नदियाँ हो गया, यही 7 नदियों के कारण इसको सप्त संधव प्रदेश बोला जाता था हरियाणा को। तो आपसे कोई सवाल करेगा जे यार लोग कहाँ से आए थे, क्या बोलेंगे, मध्य एशिया से। और वो किस लिए आए थे, तो चरागाह के तलाश के लिए आए थे। किस लिए आए थे, चरागाह की खोज में आए थे, और यहीं पे आके बस गए थे। कहाँ पे बस गए थे, सब संधव प्रदेश में। हरियाणा को उस समय सब संधव प्रदेश बोला जाता था, जहाँ 7 नदियों का उसको 7 नदियों का इसको प्रदेश भी कहा जाता था। और यहाँ के मूल निवासी पर ये लोग अधिकार कर लिया। तो अधिकार कैसे कर लिया, भाषा के हिसाब से, क्योंकि संस्कृत की नॉलेज नहीं था। तो उस समय उत्तर भारत में देखिएगा, उत्तर भारत के क्षेत्र में हम लोग कहेंगे तो वहाँ के राजा विदेह थे। क्या थे, राजा के नाम था विदेह। आगे विदेह के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और राजा विदेह के यहाँ एक पुरोहित था, राजा विदेह के यहाँ एक पुरोहित था, गौतम राहुगढ़, उसका नाम था गौतम राहुगढ़। शॉर्ट में लिखते हैं राहुगढ़, राहुगढ़। तो उत्तर भारत का आर्यकरण का जिम्मेदारी जो मिला था गौतम राहुगढ़ को मिला था, और दक्षिण भारत का जिम्मेदारी जो मिला था अगस्त ऋषि को मिला था, अगस्त ऋषि को मिला था। तो दक्षिण भारत का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो दक्षिण भारत का आर्यकरण का जिम्मेदारी किसको मिला था, तो अगस्त ऋषि को।
जबकि उत्तर उत्तर भारत का आर्यकरण करने का जिम्मेदारी किसको मिला था? राजा विदोह को। तो राजा विदोह जो थे, किनको जिम्मेदारी दे दिया? राहुगढ़ को। तो राहुगढ़ जो थे लगभग पूरे उत्तर भारत के ही आर्यकरण कर दिए थे। और जब ये अपना बिहार आए थे, खास करके हाजीपुर के क्षेत्र में आए, तो हाजीपुर से पटना जाने में उस समय काफ़ी दिक्कत होता था, काफ़ी मुश्किल होता था उस समय तो उतना व्यवस्था नहीं था, जैसे स्टीम उस्टीम अभी चलता है उस तरह से वहाँ व्यवस्था नहीं था। और इतना नदी का धारा तेज था, जो ये गंगा नदी का धारा जैसे इतना तेज था, जो ये पटना ये नहीं पहुँच पा रहे थे। जब ये पटना नहीं पहुँच पाए थे तो कहा, ये राहुगढ़ ने बोला कि जो पटना जो है ये अछूतों का भूमि है, यहाँ से जो जल उठाएगा वो शुद्ध नहीं होगा। वही कारण है कि आज के डेट में भी लोग पटना के जो गंगा नदी है वहाँ से लोग जल नहीं उठाते हैं। ठीक है, इतना उतारिए पहले। आइए, तो आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक चला था? ऋग वैदिक काल कब से कब तक चला था? तो वैदिक काल में ऋग वैदिक काल जो है ये 1500 से शुरू होकर के 1500 बीसी से शुरू होकर के 1000 बीसी तक चला था। ठीक है, तो ये आपको हम ऋग वैदिक काल पढ़ा दिए थे। लिख लीजिए, सही रहेगा। देखिएगा, ऋग वैदिक काल ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल में वेदों की रचना हुआ था। आगे लिखेंगे, इसमें 3 वेद की रचना हुआ था। इसलिए इसे वेद त्रय भी कहते हैं। वेद त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रय कहते हैं। आगे लिखिएगा, इसमें जाति, कर्म के आधार पर निर्धारित होता था। इसमें जाति कर्म के आधार पर निर्धारित होता था। आगे लिखिएगा, जबकि जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति वंश के आधार पर निर्धारित
निर्धारित होने लगा। आगे लिखिएगा। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुआ था। जिस कारण आगे लिखिए, जिस कारण खेती करना काफी आसान हो गया था। आसान हो गया था। लिखिए, पहले इतना उतारिए। तो वैदिक काल में दोस्तों लोहे का खोज होने से काफी काफी सारा परिवर्तन देखने को मिला था। जैसे खेती उती करना, उससे फारूट बनता था लोहा के, उससे खेती करना आसान हो गया था। बढ़ई के काम करने में आसान हो गया था। अधिकांश लोग जो उस समय थे, बढ़ई जिस इलाका में रहते थे, लोहार उहार जो होता है ना, लोहार उहार जिस इलाका में रहते थे वहीं पे जा करके बसना शुरू कर दिए थे। क्योंकि लोहा के खोज होने के कारण लोहा से बहुत सारा चीज़ बनने लगा। जैसे हंसुआ, खुरपी, कुदाल, या फिर जो हल जोतने वाला होता है क्या उसको, इफार जो होता है, वो सब उसी लोहा से बनने लगा था। जिस कारण दैनिक जीवन में काफ़ी सुविधा होने लगा था। बताइए दोस्तों इतना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।